तो नमस्कार। आज टारगेट विथ स्टडी प्रयागराज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम यूपी टेट, सी टेट और अन्य सभी परीक्षाओं जैसे वनडे परीक्षा हो गई, पीसीएस वाले, आईएएस वाले, इन सभी परीक्षाओं के लिए जो जीएस के लिए सामान्य अध्ययन की तैयारी करते हैं, उन सभी के लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम जो है भारतीय संसद के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो भारतीय संसद जो है, इंडियन पार्लियामेंट जो है, इसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे कि इंडियन पार्लियामेंट, पुरानी पार्लियामेंट कब बनी और उसके बाद उसका भी एक नया पार्लियामेंट बना जिसका नाम है सेंट्रल विस्टा। तो इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि भारतीय संसद, इंडियन पार्लियामेंट जो थी, पुरानी संसद को संविधान सदन के नाम से जाना जाता। भारतीय संसद जो पुरानी बनी थी उसको संविधान सदन के नाम से जाना जाता था। जिसकी जो पुरानी भारतीय संसद थी, जिसकी डिजाइन एडविन लुटियस और हर्बर्ट बेकर द्वारा किया गया था, मतलब जो बनाई गई थी उसका जो डिजाइन तैयार किया था पुरानी संसद का, एडविन लुटियस और हर्बर्ट बेकर ने किया था। इसका शिलान्यास, पुरानी संसद का शिलान्यास 12 फरवरी 1921 को हुआ था और 6 वर्ष में बनकर तैयार हुआ था। इसका उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया था। यह 566 मीटर गोलाकार व्यास में बनी है, जिसमें 144 स्तंभ है। इसमें सदन संचालन का कार्य 26 जनवरी 1950 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू किया गया था और इसमें सदन का संचालन कार्य 2023 तक चला। इसके बाद सदन संचालन का कार्य नए संसद भवन, जिसका नाम सेंट्रल विस्टा है, उसमें संचालित होने लगा और जो पुरानी संसद बनी थी उसको बनने में लगभग 80 लाख रुपए खर्च हुए थे। अब आते हैं हम जो नई संसद 2023 में बनकर तैयार हुई, जिसका उद्घाटन हुआ था, उसके बारे में पढ़ते हैं। न्यू संसद भवन, नई संसद भवन जो थी, नए संसद भवन का निर्माण नए संसद भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भविष्य की जरूरतों को पूरा करना और प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना है। यह त्रिकोणीय आकार, इसका पुरानी संसद भवन गोलाकार में बनी थी, ये त्रिकोणीय आकार में बना है, त्रिकोणीय आकार का भवन है। इसका उद्घाटन जो है 28 मई 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी द्वारा किया गया। इसमें लोकसभा के 888 और राज्यसभा के 384 सांसदों की बैठने की व्यवस्था है। इसमें केंद्रीय हाल नहीं है, बल्कि संयुक्त सत्र के लिए लोकसभा भवन में 1272 सांसदों की बैठने की व्यवस्था है। भवन के डिजाइन में भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक का समावेश है, जिसमें राष्ट्रीय पक्षी मयूर और राष्ट्रीय फूल कमल की थीम शामिल है और अध्यक्ष के आसन के पास एक ऐतिहासिक संगोल राजदंड भी रखा गया है, जो अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। इसका निर्माण कार्य 2020 में प्रारंभ हुआ और इसके बनने में 13,450 करोड़ रुपए का व्यय हुआ। अब जो भारतीय संसद है हमारी, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, उस भारतीय वीडियो में हम राज्यसभा के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। राज्यसभा के बारे में हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में बताया गया है, विस्तृत रूप से बताया गया है। अब सबसे पहले तो देखा जाए कि जो हमारा भारतीय संविधान था, भारतीय संविधान के में जो है 26 जनवरी 1950 में जो है राज्यसभा नहीं थी। इसको जो है राज्यसभा का गठन जो है
3 अप्रैल 1952 को किया गया और इसकी पहली बैठक 13 अप्रैल 1952 को हुई। मतलब वर्डित था लेकिन गठन नहीं हुआ था। 3 अप्रैल 1952 को इसका जो है गठन किया गया और पहली बैठक इसकी 13 अप्रैल 1952 को हुई। यह एक अस्थायी सदन है, या कभी भंग नहीं होती है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं। इसका मतलब ये जो है इसको, जैसे लोकसभा भंग हो जाती है बहुमत को लेकर के, लेकिन ये कभी भंग नहीं होती है। हर दूसरे वर्ष इसका चुनाव होता है और जिसका 6 साल कार्यकाल पूर्ण हो जाता है सेवानिवृत्त हो जाता है। उसके पहले 6 साल पूर्व होने के पहले एक नए सदस्य का चुनाव हो जाता है, फिर उसका 6 साल पूरा होता है तो उसके स्थान पे हो जाता है। तो इस हर 2 वर्ष बाद चुनाव होता है और प्रत्येक जो सदस्य होता है 6 वर्ष का काल पूर्ण करके वो जो है सेवानिवृत्त होता है। अर्थात 1/2 सदस्य 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं। इसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3(1) में सब क्लास 1 में वर्णित है। अब राज्यसभा में चुने जाने वाले जो सदस्य होते हैं उनकी योग्यता और अर्हता के संबंध में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 में प्रावधान किया गया है कि वह भारत का नागरिक होगा, उसकी आयु 30 वर्ष पूर्ण कर चुका होगा, पागल दिवालिया ना हो, भारत के किसी भी क्षेत्र के निर्वाचन नामावली में उसका नाम दर्ज हो, भारत सरकार व किसी राज्य सरकार के अंतर्गत कोई लाभ का पद धारण नहीं करता हो, तो राज्यसभा का सांसद चुने जाने की योग्यता रखता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके प्रत्येक सदस्य जो है 6 वर्ष तक बने रहते हैं, बीच में इनको नहीं हटाया जा सकता है। और इनका जो 6 वर्ष का कार्यकाल होगा पूर्ण करके, और इनका जो चुनाव होता है राज्य की विधानसभा के जो मेंबर होते हैं उनके द्वारा, प्रत्येक राज्य में जितनी सीटें होती हैं उनके द्वारा चुन करके आते हैं। तो इनका चुनाव जो है मतलब प्रति 2 वर्ष में होता रहता है, और जिस मेंबर का 6 वर्ष पूर्ण हो जाता है तो फिर वहां पे अगला चुनाव होता है। इसी तरह से चलता रहता है। और ये बताया गया है कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान समय में इसकी सदस्य संख्या 245 है, जिसमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। और राष्ट्रपति जिसको मनोनीत करता है वो ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत करता है जिसको कला में विशेष अनुभव हो, साहित्य में विशेष अनुभव हो, विज्ञान में विशेष ज्ञान या अनुभव हो, समाज सेवा में उसको विशेष ज्ञान या अनुभव हो, यह सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव हो। तो ऐसे व्यक्तियों को राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। उसके बाद है आपका राज्यसभा में बताया गया है कि अधिकतम कितने हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो इसका मतलब बताया गया है हमारे भारतीय संविधान में कि जो 1971 में संशोधन करके बताया गया कि जो हमारी जो 1971 जनसंख्या इसमें जो लिया गया था, तो बताया गया था कि अधिकतम सदस्य संख्या जो है 250 होगी, जिसमें 238 निर्वाचित होंगे और राष्ट्रपति द्वारा 12 मनोनीत होंगे। ये अधिकतम है, इससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है। लेकिन मौजूदा समय में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो राज्यसभा की सदस्य संख्या है 245 है, जिसमें 233 जो है निर्वाचित होते हैं। राज्यसभा और संघ राज्य क्षेत्र में जहां सीटें हैं उनको मिलाकर के 233 निर्वाचित होते हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। इस प्रकार से टोटल 245 होते हैं। प्रत्येक राज्यसभा में राज्य की कुछ सीटें होती है। हर राज्य होता है उसमें राज्यसभा की कुछ सीटें होती हैं। उनका निर्वाचन उसी राज्य की विधानसभा में जो मेंबर ऑफ MLA होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, अर्थात MLA होते हैं, उनके द्वारा जो राज्य विधानसभा के निर्वाचित जो विधायक होते हैं उनके द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा एकल संक्रमणी मत से होता है। संघ राज्य क्षेत्र में अगर कहीं राज्यसभा की सीटें है तो वहां पर राज्यसभा के सदस्य का चुनाव संसद जिस तरह से विधि बनाएगी उस तरह से वहां के सदस्यों का निर्वाचन होता है। राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 में बताया गया है राज्यसभा में एक सभापति होगा और एक उपसभापति।
और उसका चुनाव कैसे होगा? भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है, जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, लेकिन वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। जो भारत का उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, लेकिन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सदन का सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता है तो उपराष्ट्रपति है, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक उपसभापति की नियुक्त करेगा। वह सभापति की अनुपस्थिति में कार्य का संचालन करेगा। जब भी उपसभापति का पद रिक्त होगा तो राज्यसभा के सदस्य अपने में से एक उपसभापति की नियुक्ति करेंगे। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 90 भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 90 है उसमें उपसभापति का पद रिक्त, पद त्याग और पद से हटाया जाना। राज्यसभा का उपसभापति जो है कब जो है किस कंडीशन में अपना पद त्याग करेगा, पद से हटाया जाएगा, किस कंडीशन में, उसके बारे में बताया गया। अगर वह राज्यसभा का सदस्य है तो अपना पद रिक्त, अगर वह राज्यसभा का सदस्य नहीं, अगर किसी को जो राज्यसभा का सदस्य नहीं है, अगर उसको सभापति बना दिया गया है तो वो अगर 6 महीने के अंदर वो राज्यसभा का सभापति नहीं बनेगा तो अपना पद क्या करेगा? त्याग कर देगा। सभापति को अगर उसको कोई स्वयं से कोई दिक्कत है, स्वास्थ्य को लेकर या किसी ले को, तो सभापति संबोधित त्याग पत्र के द्वारा सभापति को जो है संबोधन के त्याग पत्र के द्वारा जो है पद को त्याग देगा। राज्यसभा के तत्कालिक समस्त सदस्यों से बहुमत से पारित संकल्प, अगर राज्यसभा के समस्त सदस्य जितने हैं ये बहुमत से पारित कर दें कि इनको हटाया जाए, तब वह अपने पद से त्याग देगा। हाँ, लेकिन राज्यसभा के सदस्य जो हैं अगर इस तरह से संकल्प उसके खिलाफ लाते हैं तो उसको, जिसको पद से हटाना है उपसभापति को या सभापति को, तो उसको 14 दिन पूर्व एक सूचना देनी पड़ती है, तभी उसके पास कार्रवाई होगी। 14 दिन पहले उसको ये सूचना देनी होगी। जब सभापति उपसभापति को हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन है तो उस टाइम जो है वो पीठासीन नहीं होगा। अगर उसके मतलब उसी के खिलाफ जो है अगर जो है हटाने का संकल्प अगर सदन में विचाराधीन है तो उस टाइम वो सदन का जो है पीठासीन नहीं रहेगा, कोई अन्य रहेगा। उसके बाद है कि अनुच्छेद 249 में बताया गया है कि राज्यसभा को राष्ट्रीय महत्व के विषय पर कानून बनाने का अधिकार। अनुच्छेद 249 में बताया कि राज्यसभा कब जो है अगर राष्ट्रीय महत्व के विषय पर कोई कानून बनाना है तब कब वह बनाएगी। यह कानून राज्यसभा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो तो राष्ट्रीय महत्व के विषय पर कानून बना। अगर उनके सदस्य सब मिल करके 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देते हैं कि राज्यसभा जो इस विषय पे जो कि राष्ट्रीय महत्व का है कानून बनाओ, तो उस टाइम वो कानून बना सकती है। उसके बाद है उनके द्वारा बनाया गया कानून 1 वर्ष से अधिक प्रभावी नहीं हो। राज्यसभा जो कानून बनाएगी 1 वर्ष से अधिक प्रभावी नहीं होगा, लेकिन अगर राज्यसभा चाहे तो उसको 1 वर्ष के लिए और बढ़ा सकती है। अनुच्छेद 312 है जिसमें बताया गया अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का एकांतिक अधिकार है। राज्यसभा को अखिल भारतीय सेवाओं को सृजन करने का एकांतिक अधिकार होता है। राज्यसभा को यह अधिकार है कि राज्यसभा में उपस्थित व मत देने वाले सदस्यों में कम से कम 2/3 बहुमत या संकल्प पारित कर दे तो वह अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का प्रावधान। अगर 2/3 बहुमत से यह संकल्प पारित हो जाता है कि अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाए तो राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। इसके बाद है धन विधेयक। धन विधेयक की परिभाषा भारतीय संविधान के अनुच्छेद धन विधेयक के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद धन विधेयक के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 में बताया गया है, लेकिन अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के बारे में उसकी परिभाषा दी गई है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिश का अधिकार, राज्यसभा केवल सिफारिश कर सकती है, जिसे मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं। मतलब धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को सिफारिश करने का अधिकार है और उसके द्वारा जो सिफारिश दी जाएगी राज्यसभा
के द्वारा जो सिफारिश लोकसभा को दी जाएगी, लोकसभा उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। उसके बाद बताया गया है कि लोकसभा को पारित कोई, अगर लोकसभा से कोई धन विधेयक पारित होकर के राज्यसभा में आया है तो राज्यसभा उसे अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। अगर 14 दिन के बाद भी रोकी है तो ये माना जाएगा कि धन विधेयक पास हो गया। अर्थात 14 दिन के बाद अगर वो अपने पास रोकती है और राज्य लोकसभा के पास नहीं भेजती है तब भी वह विधेयक पास माना जाएगा, और उससे ज्यादा रोकने पर विधेयक पारित माना जाएगा। राज्यसभा को विधेयक अस्वीकार करने या विधेयक पर किसी प्रकार के संशोधन का अधिकार नहीं। अब हम राज्यसभा का अधिवेशन वर्ष में कम से कम 2 बार होना आवश्यक है, जिसमें 6 माह से अधिक का अंतर न हो। अर्थात राज्यसभा की बैठक कम से कम 1 साल में 2 बार जरूरी है और दोनों बैठकों के बीच कम से कम 10 माह का अंतर होना चाहिए। अब हम आपको बताएंगे कि राज्यसभा के सदस्य जो प्रधानमंत्री बने हैं, तो राज्यसभा के सदस्य जो प्रधानमंत्री बने हैं उसमें श्रीमती इंदिरा गांधी थी जो 1966-67 में प्रधानमंत्री बनी है। उसके बाद एच.डी. देवगौड़ा थे जो 1996-97 में जो है भारत के प्रधानमंत्री बने। आई.के. गुजराल थे जो 1997-98 में भारत के प्रधानमंत्री बने। फिर उसके बाद राज्यसभा में चयनित जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे 2004 में भारत के प्रधानमंत्री बने। अब हमको भारत के जो प्रमुख राज्य हैं उनमें, उन राज्यों में कितनी विधानसभा सीटें हैं इसके बारे में सरसरी निगाह से देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में कुल 11 राज्यसभा की सीटें हैं। अरुणाचल प्रदेश है, उसमें राज्यसभा की 1 सीटें हैं। असम में राज्यसभा की 7 सीटें हैं। बिहार में राज्यसभा की 16 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की 5 सीटें हैं। गोवा में राज्यसभा की 1 सीटें हैं। गुजरात में राज्यसभा की 11 सीटें हैं। इस प्रकार से हरियाणा में राज्यसभा की 5 सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटें हैं। झारखंड में राज्यसभा की 6 सीटें हैं। कर्नाटक में राज्यसभा की 12 सीटें हैं। केरल में राज्यसभा की 9 सीटें हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 11 सीटें हैं। महाराष्ट्र में राज्यसभा की 19 सीटें हैं। मणिपुर में राज्यसभा की 1 सीटें हैं। मेघालय में राज्यसभा की 1 सीटें हैं। मिजोरम में राज्यसभा की 1 सीटें हैं। नागालैंड में 1 सीट है। नई दिल्ली में 3 सीट है। नई दिल्ली में 3 सीट है और उड़ीसा में 10 सीट है। पांडुचेरी में 1 सीट है। पंजाब में 7 सीट है। राजस्थान में 10 सीट है। सिक्किम में 1 सीट है। तमिलनाडु में 18 सीट है। तेलंगाना में 7 सीट है। त्रिपुरा में 1 सीट है। उत्तर प्रदेश में 31 सीट है। उत्तराखंड में 3 सीट है। यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में 4 सीट है। पश्चिम बंगाल में 16 सीट। अगर पूछा जाएगा कि सबसे अधिक राज्यसभा की सीटें कहां पे हैं तो हमको बताना है उत्तर प्रदेश में। दूसरे स्थान पे कहां है तो महाराष्ट्र में। तीसरे स्थान पे तमिलनाडु में। चौथे स्थान पे तो पश्चिम बंगाल और बिहार में 16-16 सीटें हैं। 5वें स्थान में कर्नाटक में 12 सीटें हैं। 6वें स्थान पे एमपी और गुजरात दोनों में 11-11 सीटें हैं। 7वें स्थान पे राजस्थान और उड़ीसा में 10-10 सीटें। इस प्रकार राज्यसभा में जो सीटें बताई जाती हैं उसमें जो है चुन के जो वहां से प्रत्येक राज्यसभा से जो सांसद चुन के आते हैं उस राज्यसभा की सीट जो होती है वहां के जो विधायक होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के, राज्य विधानसभा के जो विधायक होते हैं उनके द्वारा एकल संक्रमणी एवं एकल संक्रमणी मत द्वारा इनको चुन करके भेजा जाता है। तो इसमें पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक राज्यसभा सीटों वाला राज्य कौन सा है तो उत्तर प्रदेश। दूसरे स्थान पे कौन सा है महाराष्ट्र। ये सीरियल में मिलाने के लिए दे देता है कि 4 राज्यों का सुमेलित करिए जिसमें सबसे अधिक सीटें हैं। 4 राज्य को सुमेलित करिए जिसमें कम सबसे सीटें हैं। तो ये 2-4 बार हम लोग बार इसको 2-3-4 बार पढ़ेंगे तो धीरे धीरे दिमाग में सेट हो जाएगा। यह हमारा वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण है जो यूपी टेट, सी टेट और वनडे लेवल तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। यह उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, जिससे हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो